हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम महाकाल सीरीज़ के पार्ट 2 का रिवीजन करने वाले हैं, जो कुमार गौरव सर के द्वारा यूपी वीडियो एग्ज़ाम के लिए चलाई जा रही है। इससे पहले हम इसके पार्ट 1 का भी रिवीजन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं IFSR 2021 की, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। ये पहली बार 1987 में पेश की गई थी। 2 साल में एक बार पेश की जाती है देहरादून से। वर्तमान में 2021 में 7वीं रिपोर्ट पेश की गई। यहीं पर बात कर लेते हैं फर्स्ट वन नीति कब आई थी, तो ये 1952 में आई और वर्तमान 2017 में। बात कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग इंडिया में कितने क्षेत्रफल पर वन है, तो टोटल 24.62% पर वन पाए जाते हैं। जिसमें क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करें तो मैक्सिमम मध्य प्रदेश में और मिनिमम हरियाणा में वन पाए जाते हैं। परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैक्सिमम मिजोरम में और मिनिमम हरियाणा में, और इसके अकॉर्डिंग सर्वाधिक वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में। बात कर लेते हैं यूपी में 17वीं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आंकड़ों की, तो यहाँ पर 22,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं, जो कि यूपी का 9.23% एरिया है। यूपी का एरिया कितना है, तो ये 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत का 7.33% है। बात करें क्षेत्रफल में मैक्सिमम वन कहाँ पाए जाते हैं, तो वो सोनभद्र में। मिनिमम पाए जाते हैं भदोई या संत रविदास नगर। परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैक्सिमम सोनभद्र और मिनिमम पाए जाते हैं भदोई में। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, तो यहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि हुई है सहारनपुर में, जो कि 2019 से 21 में 12.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और सर्वाधिक कमी कहाँ हुई है, तो ये सोनभद्र में हुई है। सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो ये आगरा में पाई जाती हैं। बात करें यूपी में वन कितने हैं, तो 6.15% वन हैं और वृक्ष कितने हैं, तो 7.08% वृक्ष हैं। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला की, जिसे तारामंडल भी कहते हैं। तो ये लेजर तकनीक पर आधारित भारत का फर्स्ट तारामंडल है। इसका वर्तमान में नाम हो गया है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, जो कि रामपुर यूपी में स्थित है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है, जो कि शनि ग्रह आकार का है। वीर बहादुर सिंह गोरखपुर में है, जो कि सबसे बड़ी नक्षत्रशाला है। और जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में स्थित है। बात कर लेते हैं संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल की। तो आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है। आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता। आर्टिकल 14 से 18 में समता का अधिकार। आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है, विधि का शासन। 15 में धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 में सरकारी नौकरी के आरक्षण की बात की गई है। 17 में अस्पृश्यता का अंत और 18 में उपाधियों का अंत। 15 के 6 और 16 के 6 में EWS में 10% आरक्षण की बात की गई है। बात करें आर्टिकल 19(1) के ए में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 से 22 जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं। आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 21 ए में शिक्षा का अधिकार, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। बात करें आर्टिकल 23 से 24 में, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 से 30 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे संविधान की आत्मा कहा है BR अम्बेडकर ने। इसके अकॉर्डिंग SC जो है अर्थात सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर। आर्टिकल 39 ए में निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता, जो कि गोवा में लागू है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद की बात की गई है। आर्टिकल 53 कार्यपालिका की शक्ति। आर्टिकल 54 में निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का, जिसमें कि इलेक्टेड MP और MLA भाग लेते हैं। आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन। 60 में शपथ और 61 में महाभियोग।
63 की बात करें तो उपराष्ट्रपति और 72 में क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की। आर्टिकल 46 में महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। आर्टिकल 79, 80 और 81 में संसद, राज्यसभा और लोकसभा की बात की गई है, जिसे सरल से हम याद कर सकते हैं। बात करें अगर हम आर्टिकल 93 की, तो इसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक, आर्टिकल 110 धन विधेयक, आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट भी कहा जाता है, आर्टिकल 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा गया है, आर्टिकल 148 में CAG की बात की गई है, कैग की, आर्टिकल 153 राज्यपाल से संबंधित है, आर्टिकल 161 राज्यपाल का क्षमादान, 213 राज्यपाल का अध्यादेश, आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता जो कि राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है, आर्टिकल 226 हाईकोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकता है, आर्टिकल 243 से 243 पंचायत से संबंधित हैं जो कि भाग 9 में वर्णित हैं, जिन्हें 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग 243 के में है और राज्य वित्त आयोग 243 आई में है। संचित निधि की बात 266 में, 280 में वित्त आयोग, आर्टिकल 300 ए में संपत्ति का अधिकार जिसे मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बनाया गया था, जो पहले आर्टिकल 31 में था, आर्टिकल 315 में UPSC, आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग, 338 संबंधित है अनुसूचित जाति आयोग से और 338 से अनुसूचित जनजाति आयोग, आर्टिकल 343 राजभाषा से संबंधित है, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपात, 368 संविधान संशोधन और आर्टिकल 394 26 नवंबर 1949 को जितने भी अनुच्छेद लागू हुए थे उनकी बात कही गई है, जिसमें टोटल 16 आर्टिकल लागू हुए थे। बात करें केवल भारतीयों के लिए कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो वो 15, 16, 19, 29 और 30 हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख पर्वतमाला की। सबसे पहले बात करें एंडीज की, तो ये सबसे लंबी पर्वतमाला है जो कि साउथ अमेरिका में स्थित है। रॉकीज कहाँ स्थित है, तो ये नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। एटलस अफ्रीका में, काकेसस और आल्पस ये यूरोप में स्थित है। जो काकेसस है वो एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ग्रेट बैरियर रीफ भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दक्षिणी आल्पस ये न्यूजीलैंड में स्थित है। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण चोटियों की। तो सबसे पहले बात करें किलिमंजारो, तो ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जो कि तंजानिया में स्थित है। विंसन मैसिफ ये अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है। एवरेस्ट की बात करें तो ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, जो कि नेपाल में स्थित है। इसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। इस पर फर्स्ट चढ़ाई की गई थी 1953 में तेंजिंग नार्वे और एडमंड हिलेरी के द्वारा। एल्ब्रूज की बात करें तो ये यूरोप की हाईएस्ट पीक है जो कि कॉकेसस पर्वतमाला में स्थित है। मैकिनले या डेनाली ये कहाँ पर है, तो ये नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। बात करें अगर हम एकांकुआ की, तो ये साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। कंचनजंगा सिक्किम में है। केटू या गोडविन ऑस्टिन ये ट्रांस हिमालय में स्थित है जो कि काराकोरम में है। कोसिस्को ये है ऑस्ट्रेलिया में और सैडल पीक ये अंडमान निकोबार की एक चोटी है। बात कर लेते हैं फेमस घास के मैदान। तो पंपास की बात करें तो ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। लानोज वेनेजुएला, वेल्स साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पुस्ताज हंगरी और प्रेरीज ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। बात करें मरुस्थल की, तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया ये ऑस्ट्रेलिया में हैं। ऑस्ट्रेलिया को मरुस्थल या प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। अल नफूद या रब अल खाली ये सऊदी अरब में है, जो कि रब अल खाली है वो विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। कालाहारी की बात करें तो ये बोत्सवाना अफ्रीका में है। गोबी मंगोलिया और चीन में। टकला मकान चीन में। अटाकामा की बात करें तो ये पेरू और चिली की सीमा पर स्थित है जो कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। पैटागोनिया की बात करें तो ये अर्जेंटीना में है जो कि एक ठंडा मरुस्थल है। अब बात कर लेते हैं फेमस ज्वालामुखी की।
तो कोटोपैक्सी की बात करें तो ये इक्वाडोर में है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। क्राकातोआ ये इंडोनेशिया में है। मोना लाओ ये हवाई द्वीप यूएसए में है। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। विसुवियस ये इटली में है। सिनाबुंग ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। और इंडोनेशिया में ही मेरापी ज्वालामुखी भी स्थित है। बात करें स्ट्राम्बोली की तो इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। माउंट पोपा की बात करें तो ये म्यांमार में स्थित है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो वो कांगो नदी है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपे और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। व्हाइट और ब्लू नील कहाँ पर मिलते हैं? तो ये खार्तूम सूडान में मिलते हैं। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। एशिया की सबसे लंबी है नदी कौन सी है? तो ये यांगटी सी नदी है, जो कि चीन की नदी है। सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी कौन सी है? तो ये डेन्यूब है, जिसे ग्रीन रिवर भी कहा जाता है। डेन्यूब नदी का उद्गम की बात करें तो ये ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से होता है। यहीं पर हंगरी में पुस्ताज घास के मैदान हैं। बात कर लें चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की तो ये चंदौली यूपी में स्थित है, जो कि यूपी का फर्स्ट वन्यजीव विहार है। नवाबगंज पक्षी विहार की बात करें तो ये उन्नाव यूपी में है, जो कि यूपी का पहला पक्षी विहार है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये संत कबीर नगर यूपी में है, जो कि नवीनतम रामसर साइट भी है। अब बात करें माता टीला परियोजना की तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी की बात करें तो ये यमुना की सहायक नदी है। रिहंद परियोजना ये रिहंद नदी पर है। रिहंद नदी सोन की सहायक नदी है। भारत में टोटल रामसर साइट की बात करें तो टोटल 75 रामसर साइट हैं। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? तो ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था ईरान में। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाया जाता है। फर्स्ट रामसर साइट की बात करें तो वो चिल्का झील थी ओडिशा की। मैक्सिमम रामसर साइट कहाँ है? तो वो तमिलनाडु में है। और यूपी में कितनी है? तो वो 10 रामसर साइट स्थित हैं। बात करें वन्यजीव विहार की यूपी के फेमस, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चंद्रप्रभा, तो ये चंदौली में है, जो कि 1957 में बना था। ये यूपी का फर्स्ट वन्यजीव विहार है। किशनपुर लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट ये बहराइच में है। रानीपुर ये चित्रकूट में है। और एक रानीपुर टाइगर रिजर्व भी है, जो कि लखनऊ यूपी में है। ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। बात करें महावीर स्वामी की तो ये ललितपुर में है। राष्ट्रीय चंबल की बात करें तो ये आगरा और इटावा में है। कैमूर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। हस्तिनापुर मेरठ मुजफ्फरनगर हापुड़ अमरोहा और बिजनौर में। सोहागी बरवा की बात करें तो ये महाराजगंज में। सोहेलवा बलरामपुर गोंडा और श्रावस्ती में। और कछुआ की बात करें तो ये वाराणसी में स्थित है। अब बात कर लेते हैं फेमस पक्षी विहार की, जो कि यूपी के हैं। तो सबसे पहले बात करें नवाबगंज पक्षी विहार की तो ये उन्नाव में है, जो कि 1984 में बना था। ये यूपी का पहला पक्षी विहार है। समसपुर की बात करें तो ये रायबरेली में है। लाख बहोसी कन्नौज, सांडी हरदोई, पार्वती अर्गा गोंडा, समान मैनपुरी, बखीरा संत कबीरनाथ नगर। बात करें ओखला की तो ये गौतम बुद्ध नगर, विजय सागर महोबा, सुरहाताल बलिया, सूर सरोवर आगरा में है। बात करें बेंती की, जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो ये कहाँ पर है? कुंडा में। बखीरा और जो सूर सरोवर हैं ये रामसर साइट भी हैं। नवाबगंज पक्षी विहार का नाम 2015 में चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार हो गया था। अब बात कर लेते हैं यूपी की रामसर साइट की, तो यूपी में टोटल 10 रामसर साइट हैं, जो कि बखीरा पक्षी विहार ये संत कबीर नगर में है, जो कि नवीनतम रामसर साइट है। हैदरपुर पक्षी विहार ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर में है। नवाबगंज पक्षी विहार ये उन्नाव में है। समन पक्षी विहार ये मैनपुरी। सांडी पक्षी विहार ये हरदोई में है। सरसई नवर पक्षी विहार ये इटावा में है। सूर सरोवर आगरा में। ऊपरी गंगा नदी ये ब्रजघाट से नरोरा स्ट्रेच। पार्वती अर्गा पक्षी विहार ये गोंडा और समसपुर पक्षी विहार ये रायबरेली में स्थित है। बात कर लेते हैं कुछ फेमस बुक्स की, तो सबसे पहले बात करें मुद्रा राक्षस, तो ये विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। कादम्बरी बाणभट्ट, मृच्छकटिकम शूद्रक, रत्नावली हर्षवर्धन, सीयू की ह्वेनसांग, इंडिका मैगस्थनीज। बात करें किताबुल हिंद या तहकीक हिंद की, तो ये अलबरूनी की पुस्तक है।
राज तरंगिणी कल्लड़ की है, जिसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। अष्टाध्यायी पांडिनी की, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, लीलावती ये भास्कर द्वितीय की पुस्तक है। बात करें इंडिया डिवाइडेड की तो ये राजेंद्र प्रसाद की, बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, हिंदू स्वराज महात्मा गांधी, गुलामगिरी ज्योतिबा फूले की बुक है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महाभाष्य पतंजलि की बुक है। अब बात कर लेते हैं यूपी के महत्वपूर्ण संस्थान की। तो सबसे पहले बात करें इंडियन शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये लखनऊ में स्थित है। और बात करें शुगर या चीनी इंस्टीट्यूट की तो ये कानपुर में स्थित है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है। इंडियन पल्सेस बात करें दलहन वाले की तो ये कानपुर में स्थित है। भारतीय कालीन की बात करें तो ये भदोही संत रविदास में स्थित है। बात कर लेते हैं अब कानपुर के सभी जितने भी फेमस इंस्टीट्यूट हैं, तो उस कानपुर में कौन कौन से हैं, तो वो नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, पल्सेस या दलहन और वन अनुसंधान, ये सभी कहाँ हैं, कानपुर में। बात कर लेते हैं लखनऊ के, तो लखनऊ में क्या क्या है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैंगो अनुसंधान संस्थान और कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सभी लखनऊ में स्थित हैं। बात करें सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट की तो ये इज्जत नगर बरेली में स्थित है। बात करें वाराणसी में क्या क्या है, तो वाराणसी में है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान और भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कारों की जो कि वर्तमान में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करें व्यास सम्मान, तो ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना के लिए दिया गया है। सरस्वती सम्मान शिवशंकरी को सूर्यवंशम के लिए, बद्री नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी का तुमड़ी के शब्द के लिए, लुइस कैफरली को एबेल पुरस्कार मैथ्स का है जो वो दिया गया है। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिया गया है। वर्तमान में 6 लोगों को पद्म विभूषण प्राप्त हुए हैं। मुलायम सिंह यादव का हाल ही में निधन हो गया है और इन्हें पब्लिक एरिया के लिए पद्म विभूषण दिया गया है। बात करें रिकी केज को तो इन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया है जो कि संगीत से संबंधित है। डेविड चिपरफील्ड को इन्हें प्रित्जर अवार्ड दिया गया है जो वास्तुकला से संबंधित है। ब्रेंडन फ्रेजर की बात करें तो इन्हें ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ है मेल में बेस्ट एक्टर का द वेल फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो मिशेल यो को जो कि फर्स्ट एशियन फीमेल हैं। सॉन्ग की बात करें तो नाटू नाटू सॉन्ग को जो कि RRR फिल्म का है, MM किरवानी का सॉन्ग है। द एलिफेंट विस्पर को प्राप्त हुआ है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए। बात कर लेते हैं आईफा अवार्ड की, तो गंगूबाई काठियावाड़ी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का आलिया भट्ट को और बेस्ट एक्टर का वो राजकुमार राव को प्राप्त हुआ है। नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया बनी है हाल ही में जो कि राजस्थान की है। आशा भोसले को दूसरा लता मंगेशकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार, बोनी गैब्रियल को मिस यूनिवर्स और गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो कि लास्ट ईयर वाला था रेत की समाधि के लिए। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।